तो बच्चों, आज सबसे पहले हम क्या देखने वाले हैं? आज हम जानेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सम कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस। कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होगा, अभी तक तो हमने जानकारी ली थी किसके बारे में, पॉइंट चार्ज के बारे में बात की थी, मतलब एक चार्ज पार्टिकल पॉइंट साइज का सिंपली, ठीक। अब हम क्या करेंगे, हम कभी एक वायर को चार्ज देंगे, जैसे ये एक वायर है, स्ट्रेट वायर मान लो, इसको चार्ज कर दिया है, फिर इस वायर को मोड़ देंगे, इसी चार्ज वायर को मोड़ देंगे, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। जब सीधा रखा था तब निकालेंगे। फिर एक डिस्क होगी, डिस्क मतलब समझ रहे हो ना, एक सिंपली एक प्लेट है मान लो, एक समझ में सिंपली ऐसे समझ लो, एक प्लेट है, खाने वाली प्लेट मान लो, उसको किसी तरीके से चार्ज कर दिया है, उसको किसी तरीके से चार्ज कर दिया है। तो कंटिन्यूअस चार्ज बॉडीज का सिंपल सा, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का सिंपल सा मतलब ये होगा कि कोई एक कंटिन्यूअस बॉडी है, उसको अगर चार्ज दे तो फिर उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालना होता है किसी जगह पर, वो आज सीखेंगे। सबसे पहले हम आज जानेंगे कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में भी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज। अब इस लाइन चार्ज का क्या मतलब है अभी समझ लेना, ठीक, सुनना। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज, ठीक। इस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज का सबसे पहले तो हम डेरिवेशन भी देखेंगे फॉर बोर्ड पर्पस, ठीक, डेरिवेशन तो देखेंगे। उसके साथ साथ नीट जेई बोर्ड्स में किस तरीके से इसके वेरिएशंस बन सकते हैं वो हम केसेस देख लेंगे, ठीक, किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक। समझना ध्यान से। हुआ क्या कि एक स्ट्रेट वायर था, एक क्या था, वायर था, ठीक। इस वायर को किसी तरीके से हमने चार्ज दे दिया, इस वायर को हमने किसी तरीके से क्या दे दिया, चार्ज दे दिया, ठीक। फाइनाइट लेंथ का वायर था जिसकी लंबाई कुछ L मान लो, कितनी थी, L। यहां तक की बात आपको समझ में, कितनी थी लंबाई, L, ठीक। अब सुनो ध्यान से, इस पूरे वायर को हमने चार्ज दिया मान लो Q, कितना चार्ज दिया, Q, और जो कि इस वायर पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ये जो वायर पे चार्ज दिया है ना हमने, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया है। अब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करने का क्या मतलब है वो समझना। हम वायर की थिकनेस को अगर नेग्लिजिबल माने, वायर की जो मोटाई है उसे नेग्लिजिबल माने अगर, तो वायर की सिर्फ और सिर्फ लीनियर डायमेंशन है उसे ही हमें कंसीडर करना। जैसे अगर मैं बात करूं, सिंपल सा मतलब समझना, एक पतला सा वायर लिया है, एक पतला सा वायर लिया है, उसको चार्ज करोगे तो उस पे चार्ज कौन सी डायमेंशन पे बटा होगा, लेंथ पे। किस पे बटा होगा, लेंथ में। उस पे जो भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करोगे वो किस में करोगे, थ्रू आउट द लेंथ ऑफ वायर। वायर की थिकनेस को नेग्लिजिबल अगर माने, समझ में आया ना। जैसे अगर मान लो एक बोर्ड है, ये बोर्ड ही है, ठीक। इस बोर्ड पे अगर चार्ज चिपकाना हो, इस बोर्ड पे चार्ज चिपकाना हो, यहां चिपका दिया, यहां चिपका दिया, यहां चिपका दिया, यहां चिपका दिया। अब बोर्ड की अगर मैं ये थिकनेस है, इसे नेग्लिजिबल मानूं, इसे, इस थिकनेस को क्या मानूं, नेग्लिजिबल, तो मैं बोलूंगा कि बोर्ड में जो चार्ज बटा है वो किस चीज पे बटा गया है, बोर्ड के सरफेस एरिया पर, बोर्ड के सरफेस एरिया पर, ये जो पूरा सरफेस एरिया है, ठीक। इसी तरीके से अगर एक सिंपल वायर है जिसकी थिकनेस नेग्लिजिबल मानो, तो आप चार्ज कहां पर उसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे, सिर्फ और सिर्फ उसकी लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, एरिया वॉल्यूम की बात नहीं आएगी। समझ में आई ना बात, ठीक। तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब है कि जो इस वायर पे चार्ज पर यूनिट लेंथ है, चार्ज पर यूनिट लेंथ है, वो कांस्टेंट है, वो क्या है, कांस्टेंट है। और उस कांस्टेंट को हम सिंपली बोल देते हैं लैम्डा, और इस लैम्डा को हम बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ, ऐसा समझ लो कि हर एक मीटर में जो उसका चार्ज है, इस वायर के हर एक मीटर में जो चार्ज बट रहा है, जो हर इस वायर के एक एक मीटर के हिस्से में जो चार्ज आया है वो सब एक मीटर के हिस्से पर सेम चार्ज आया है। समझ में आया ना। जैसे इसकी मान लो 10 मीटर की लंबाई है, तो 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर ऐसे 10 टुकड़े हो गए, तो हर टुकड़े पे चार्ज सेम है, ये मतलब है इसका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का। और चार्ज पर यूनिट लेंथ को यहां पर हम क्या बोल देंगे, लैम्डा, और इसको शब्द का नाम क्या दे दिया हमने, लीनियर चार्ज डेंसिटी। समझ में आई ना बात, ठीक। अब ये हो गया मतलब हमारा लीनियर चार्ज। तो अब लीनियर चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं वो देख लेते हैं।
यही वायर है मान लो, ठीक। इस वायर की लंबाई कितनी ली है L, इस वायर की लंबाई कितनी ली है L। इसके एक एंड के सामने हमसे बोला गया कि कुछ a डिस्टेंस पर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ कितना होगा इस वायर की वजह से, और इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा कूलम पर मीटर। क्लियर है ना। और लैम्डा की वैल्यू सिंपली हम क्या लिख सकते हैं, चलो चार्ज नहीं दिया है तो लैम्डा लैम्डा ही, कोई दिक्कत नहीं। क्या यहां तक की बात आपको समझ में आई, इतनी जानकारी दी। तो इस वायर की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है, ठीक। अब समझना, किसी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना तो आता है ना, क्या होता है KQ/R², क्या होता है KQ/R²। तो आई थिंक आपको आइडिया लग गया होगा कि इस केस में क्या करने वाले हैं हम, कहीं ना कहीं हल्का सा तो क्लिक किया होगा। क्या करने वाले, इंटीग्रेशन। क्या करने वाले, इंटीग्रेशन। यहां पर यहां से लेके यहां तक पूरी लंबाई में चार्ज बटा हुआ है ना, पूरी लंबाई में चार्ज बटा हुआ है, तो हम सिंपली इस वायर को पॉइंट चार्ज मानकर तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकाल सकते ना, कि अगर मान लो पॉइंट चार्ज मान भी लो तो कहां पर रखो, कहां पर मानो। इस पूरे वायर का चार्ज अगर अपन मानना चाहे कि वो वायर पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा, तो भैया उस पॉइंट चार्ज को रखोगे कहां, समझ में आया ना। सेंटर ऑफ चार्ज नाम की कोई चीज नहीं है यहां पर। क्लियर है ना चीज, ठीक, समझना है। तो तरीका सिर्फ एक है, क्या, इंटीग्रेशन। कैसे, सुनना ध्यान से। हमने क्या किया, इस वायर से जो पॉइंट है वो कितनी डिस्टेंस पे A, तो हमने क्या किया, जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उस पॉइंट से वायर तक x डिस्टेंस पे जाके, उस पॉइंट से वायर तक x डिस्टेंस पे जाके एक dx लेंथ का वायर का छोटा सा हिस्सा कंसीडर किया, dx लेंथ का वायर का छोटा सा हिस्सा कंसीडर किया, ठीक। dx लेंथ, dx का मतलब समझते हो ना, बहुत छोटी सी डायमेंशन, बहुत छोटी सी लेंथ, ठीक है। उस dx लेंथ पे वायर में टोटल चार्ज कितना हो जाएगा। अगर मैं यहां पर इस क्वेश्चन में आपसे पूछूं कि पूरे वायर पे टोटल चार्ज कितना है, अगर वायर की लंबाई L है और लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, तो आपको अगर मैं अपने मन से पूछ रहा हूं कि टोटल चार्ज कितना लिखोगे, तो लैम्डा इंटू L। टोटल चार्ज कितना लिख दोगे, लैम्डा इंटू L। क्यों, क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू L, ठीक। सुनना ध्यान से, इस dx लेंथ पे, वायर के इस dx लेंथ पे चार्ज अपन ने मान लिया कितना है, dq। कितना है, dq, ठीक। dq का मतलब है इस dx लेंथ पे जो हमने छोटी सी नेग्लिजिबल सी विड्थ मानी है, उस विड्थ पे सिंपली चार्ज कितना है, dq, ठीक। तो अगर मैं आपसे dq की वैल्यू पूछूं, dq की वैल्यू पूछूं तो कितनी होगी, dq जो चार्ज है कितनी लंबाई पे है, dx लंबाई पे। 1 मीटर में, वायर के हर 1 मीटर में चार्ज कितना है, 1 मीटर में चार्ज है लैम्डा कूलम, 1 मीटर में चार्ज है लैम्डा कूलम। तो dx लेंथ में कितना चार्ज होगा, dx मीटर में कितना चार्ज होगा, तो सिंपली कितना हो जाएगा, लैम्डा इंटू dx। 1 मीटर में लैम्डा है तो dx मीटर में कितना है, लैम्डा इंटू dx। क्लियर है ना, ठीक। यूनिटरी मेथड सिंपली। चल अब देखो, अब ये जो थिकनेस थी वो नेग्लिजिबल थी, तो इस पे जो चार्ज है dq, इतनी थिकनेस पे, उसे हम मान सकते हैं कि ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। ये पूरा जो सेक्शन है, ये वाला जो पूरा सेक्शन है, ये किसकी तरह बिहेव करेगा, पॉइंट चार्ज की तरह। dx का मतलब क्या है, नेग्लिजिबल लेंथ, एक पॉइंट साइड मान लो, ठीक। अब पॉइंट चार्ज की वजह से इस जगह पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें, पॉइंट चार्ज की वजह से इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें, तो सबसे पहली बात तो इस डायरेक्शन में आएगी, पॉइंट चार्ज की वजह से अवे फ्रॉम द चार्ज। dE आ गई, छोटी सी कंपोनेंट, जो छोटा सा जो कंट्रीब्यूशन आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का इस पॉइंट चार्ज की वजह से, उसको dE से डिनोट कर दिया। समझ में आई ना बात, ठीक। अब dE का मैग्नीट्यूड अगर हम लिखें तो सिंपली dE का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, KQ अपॉन x स्क्वायर। KQ अपॉन R स्क्वायर होता है ना पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। चलिए अब ध्यान से समझना, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट चार्ज की वजह से, इतनी सी लेंथ की, ठीक। अब मैं मान सकता हूं ना, ये पूरा जो वायर है वो ऐसी छोटी 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 dx लेंथ से बना होगा, जिसमें से हमने सिर्फ एक पर्टिकुलर dx लेंथ को चुना है। पूरा जो वायर है छोटी छोटे 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 dx लेंथ के टुकड़ों से मिलकर बना होगा, ठीक। तो उन सब dx लेंथ के टुकड़ों से हमें इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो कैसे निकालोगे, एक तो सबसे दूर वाला dx लेंथ का टुकड़ा, इस पॉइंट से सबसे दूर वाला,
और सबसे नजदीक वाला यहां होगा, सबसे दूर वाला पॉइंट से यहां होगा डीएक्स लेंथ का टुकड़ा, और इस पॉइंट से सबसे नजदीक वाला डीएक्स लेंथ का टुकड़ा यहां होगा। बात समझ में आई? तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालना है, सिंपली मैग्नीट्यूड लिख लेते हैं सिंपली, तो आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन k dq बाय एक्स स्क्वायर, ठीक, इंटीग्रेशन x की वैल्यू कहां से कहां तक, सबसे नजदीक वाला टुकड़ा इस पॉइंट से कितनी दूरी पर होगा, इस पॉइंट से यहां तक की दूरी कितनी है, एक, सबसे नजदीक वाला टुकड़ा, ठीक, और सबसे दूर वाला टुकड़ा इस पॉइंट से कितनी दूरी पर होगा, a प्लस एल। तो इंटीग्रेशन की लिमिट क्या हो जाएगी, a से लेकर a प्लस एल, और dq की वैल्यू क्या लिख सकते हो, लैम्डा dx, तो k लैम्डा dx अपॉन एक्स स्क्वायर a से लेकर a प्लस एल, ठीक। अब इंटीग्रेट कर देते हैं, k लैम्डा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन सिंपली -1 अपॉन एक्स हो जाएगा, लिमिट a से लेकर a प्लस एल तक इज इक्वल टू, अब आप सिंपली आप लिमिट पुट कर दीजिएगा। क्या यहां तक की बात समझ में आई? तो लाइन चार्ज की वजह से उसके किसी एंड पे, अगर सामने किसी पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे तो सिंपली ये आ जाएगा। समझ में आई ना? ये लाइन क्लियर है क्या चीज? दूसरा, अब लाइन चार्ज की वजह से एक और पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे जिसका डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा लॉजिकल है, तो ध्यान से समझना। ये सिंपल सा था, ठीक, बोले सर ये सिंपल सा था, हाँ ये सिंपल सा है भाई, सच में सिंपल है, ठीक है ना। चलो देखो, लॉकडाउन का समय भैया पढ़ाई कर लेना, बाकी तुम्हें जो और करना हो, सीरीज देख रहे हो अगर अमेजॉन प्राइम पे, नेटफ्लिक्स पे, तो मान के चलो नीट के पेपर में बड़ी समस्या होने वाली है, मीम्स ही याद आएंगे। नीट का पेपर या जेई का पेपर देने जाओगे ना तो मीम्स याद आएंगे, लॉजिक याद नहीं आएंगे, ध्यान दिए ना, ठीक है। चलो देखो, अब ये लाइन चार्ज मान लो इस तरीके से है, ठीक, ये लाइन चार्ज ऐसे रखा हुआ है, ठीक, ऐसे, ठीक, फाइनाइट लेंथ का ये लाइन चार्ज है, लीनियर चार्ज डेंसिटी वही लैम्डा कूलम पर मीटर, ठीक, अपना वही प्यारा सा लाइन चार्ज सीधा खड़ा हुआ है, ठीक। हमसे बोला गया कि इस लाइन चार्ज से परपेंडिकुलर डिस्टेंस d पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ इस लाइन चार्ज की वजह से। अगर इस लाइन चार्ज का जो ऊपर वाला पॉइंट है उसकी वजह से इस पॉइंट पे एंगल बन रहा है मान लो θ1, इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस d से, ठीक है, इस लाइन से, ये जो लाइन चार्ज को और इस पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन है ना, उससे एंगल ले रहे हैं, ठीक, θ1 है, और ये वाला जो एंगल है वो θ2 है, ठीक। तो इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है लाइन चार्ज की वजह से। क्या बात आपको समझ में आई ना? ये अपना कॉन्फ़िगरेशन है, ये पूरा क्वेश्चन है। अब हमें सिंपली डेरिवेशन देखना है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालें। क्या यहां तक की बात समझ में आई ना? तरीका तो अपन को फिर से वही समझ में आ रहा होगा क्या, कि छोटे छोटे टुकड़े मानने पड़ेंगे। क्या मानने पड़ेंगे? छोटे छोटे टुकड़े मानने पड़ेंगे, उनकी वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, फिर पूरे वायर के लिए इंटीग्रेट कर देंगे, पूरे वायर के लिए इंटीग्रेट कर देंगे। क्या यहां तक की बात समझ में आई? वायर की लंबाई L ले लेते हैं, वायर की लंबाई L ले ली, हालांकि कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है उससे, और वायर की लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी ले ली थी, लैम्डा कूलम पर मीटर। क्या यहां तक की बात आपको समझ में आई? चलो अब देखो, वायर की थिकनेस नेग्लिजिबल मान रहे हैं अपन, ठीक है, तो अब मैं सिंपली एक लाइन से वायर को ना सिंपली एक लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, कंफ्यूज मत होना, ठीक। क्या करने वाले हैं अपन, ये रहा अपना लाइन चार्ज इधर की तरफ, ठीक। चल भैया बहुत कुछ आ गया, और ये लाइन सीधी ड्रॉ करनी नहीं है आज तक, ठीक। देखो ये अपना लाइन चार्ज है, ठीक, लाइन सीधी नहीं है, अट्रैक्टिव नहीं है भैया, समझ लेना, कंसेप्ट बड़ा अट्रैक्टिव सा है और बहुत आसानी से समझाऊंगा ना। देखो हमने क्या किया, ये जो डिस्टेंस d थी ना, ये जो डिस्टेंस d, ये जो लाइन थी d, हमने क्या किया, इस पॉइंट से, जो पॉइंट से लाइन चार्ज उस पर्टिकुलर पॉइंट तक जुड़ रहा है, उस पॉइंट से हमने कुछ चलो y डिस्टेंस पे जाके
dy लेंथ का सेक्शन कंसिडर किया, वही कहानी, इतना सा सेक्शन कंसिडर किया। ठीक, क्या किया अपन ने, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट से y डिस्टेंस ऊपर जाके अपन ने dy लेंथ का सेक्शन वायर का कंसिडर किया। dy का मतलब छोटा सा, dx dy कोई अंतर नहीं, ठीक है, वर्टिकल रखा है इसलिए y से रिप्रेजेंट कर दिया। छोटा सा सेक्शन कंसिडर किया जिसकी थिकनेस कितनी है, dy। ठीक, और ये जो सेक्शन है, ये जो सेक्शन है, ये उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, उस परपेंडिकुलर लाइन से एंगल बना रहा है, मान लो थीटा। कितना एंगल बना रहा है, थीटा। ये अपनी यहां तक की कहानी समझ में। ठीक, ये तो अपन को करना ही था, आइडिया लग चुका होगा पिछले केस। ठीक, अब ये d डिस्टेंस थी, उतने से सेक्शन पे अपन ने मान लिया चार्ज कितना है, मान लो dq। उतने से सेक्शन पे चार्ज कितना है, dq, और ये एंगल कितना बना रहा था यहां से, थीटा। ये एंगल कितना बना रहा था, थीटा। इतने से सेक्शन पे चार्ज कितना मान लिया, dq। ठीक, थीटा बना रहा था। अब ध्यान से सुनना, ये डिस्टेंस कितनी थी अपनी, y। ये डिस्टेंस कितनी थी, y। क्लियर है ना? अब ध्यान सुनना, dq चार्ज, dq का मतलब है छोटा सा विड्थ पे, वायर की छोटी सी विड्थ पे सिंपल छोटा सा चार्ज, मतलब पॉइंट चार्ज की तरह। ये जो सेक्शन है इतना सा, वो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। अब पॉइंट चार्ज की वजह से इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालें तो कैसी होगी, सिंपली अवे फ्रॉम दैट पॉइंट चार्ज इधर की तरफ आ जाएगी। उसको हमने भगवान की दया से डी से रिप्रेजेंट कर दिया। किससे रिप्रेजेंट कर दिया, डी से। ठीक, अब ध्यान से सुनना, ये अपन ले रहे हैं, इधर की तरफ है अपनी y एक्सिस, इधर की तरफ है अपने लिए x एक्सिस। ठीक, ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा हो जाएगा। अब ध्यान सुनना, dE का इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, तो dE का एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा, कितना, dE cos थीटा। कितना आ जाएगा, dE cos थीटा। दूसरा एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा बचा हुआ, कितना, dE sin थीटा। कितना आ जाएगा, dE sin थीटा। यहां तक की बात समझ में आई ना? ठीक, तो आइडिया लग चुका होगा कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट आने वाले हैं। दो कौन कौन से, सिंप्लिसिटी में आपको याद कराऊंगा। एक इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कंपोनेंट जो वायर के परपेंडिकुलर आएगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कंपोनेंट जो वायर के पैरेलल आएगा। दो कंपोनेंट आएंगे तो दो निकालना कैलकुलेट, लॉजिक सिर्फ एक का समझना है, दूसरे में सिंपली मैथमेटिक्स बिल्कुल वैसे ही जैसा एक का समझना है। ठीक, सुनो ध्यान से। तो पहले अपन निकालते हैं इन x लिखा है ना अपन ने, x डायरेक्शन। ठीक, तो x को अपन बोल देते हैं परपेंडिकुलर और y को अपन बोल देते हैं पैरेलल। ठीक, तो इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, समझ में है ना? समझाने के लिए बता रहा हूं, परपेंडिकुलर पैरेलल याद करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, वायर के परपेंडिकुलर। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर चाहिए परपेंडिकुलर डायरेक्शन में या सिंपली x डायरेक्शन में, तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dE cos थीटा। इंटीग्रेशन ऑफ dE cos थीटा। ठीक, अब dE वो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो ये पॉइंट चार्ज यहां पर प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक, अब ध्यान से देखना, पॉइंट चार्ज की वजह से किसी भी दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, k q अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। ये डिस्टेंस कितनी होगी, पाइथागोरस से, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, तो ये हाइपोटेनस, पाइथागोरस से कितनी हो जाएगी, अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये तो डिस्टेंस हो गई अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, फिर उसका स्क्वायर, तो अंडर रूट हट जाएगा, तो ऐसे लिख देता हूं, डी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक है, वाई स्क्वायर कॉस। ठीक, अब यहां पर ध्यान देना, समझना, dq की वैल्यू बताओ कितनी लिखेंगे, dq की वैल्यू कितनी लिखेंगे, अभी समझ में आ जाएगा। ठीक, dq dy लेंथ पे चार्ज है ना, dq dy लेंथ पे, वायर के 1 मीटर में चार्ज कितना है, लैम्डा। वायर के 1 मीटर में चार्ज कितना है, लैम्डा। तो dy मीटर में चार्ज कितना आ जाएगा, लैम्डा dy। कितना हो जाएगा, लैम्डा dy। तो वेयर dq इक्वल्स टू लैम्डा इंटू dy। समझ में आया ना ये चीज? ठीक, अब सुनो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड x डायरेक्शन में क्या चल रहा है अपना, k लैम्डा dy अपॉन डी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
cos थीटा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड सिंपली कौन सी, एक्स डायरेक्शन में। समझ में आई ना बात है, ठीक। चलो अब ध्यान से देखो, इंटीग्रेशन के दौरान हमारे पास एक ही वेरिएबल होना चाहिए, तभी इंटीग्रेट कर पाएंगे। यहाँ पे सिंपल सा इंटीग्रेशन में, अगर सिंपल से लॉजिक की बात करें इंटीग्रेशन की, यहाँ पर दो वेरिएबल है। कौन कौन, एक तो लेंथ के टर्म्स में y है वेरिएबल, लेंथ के टर्म्स में y वेरिएबल। इतना सा सेक्शन dy का यहाँ से कितनी दूरी पे लिया, y पे। ऐसा ही dy का सेक्शन ऊपर भी छोटा सा ले सकते हो, तो ऊपर ले सकते हो तो y की वैल्यू बढ़ जाएगी। फिर और ऊपर लेना पड़े तो y, ये y की वैल्यू और ज्यादा बड़ी लेनी पड़ेगी। तो y वेरिएबल है, ठीक। और उस dy लेंथ से आप यहां पे एंगल मेजर कर रहे हो थीटा, तो dy सेक्शन अगर यहां पर होता तो ये एंगल थीटा होता, यहां से ये टोटल एंगल थीटा होता। यहां dy सेक्शन अगर लेते यहां से, तो ये थीटा एंगल छोटा होता। तो बेटा दो वेरिएबल आ रहे हैं, एक तो लेंथ के टर्म्स में, एक एंगल के टर्म में। तो हमें किसी तरीके से एक के टर्म में दूसरे को कन्वर्ट करना पड़ेगा, एक के टर्म में दूसरे को कन्वर्ट करना पड़ेगा। समझ में आया ना। तो कैसे कर सकते हैं, सुनना ध्यान से। यहां से कहां गया, यहां से ध्यान से देखो, अपन क्या लिख सकते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिख सकते हैं, tan थीटा इक्वल टू y अपॉन डी लिख सकते हैं, ठीक। तो लिखो tan थीटा इक्वल टू y अपॉन डी। तो y को क्या लिख सकते हो, d tan थीटा। y को क्या लिख सकते हो, d tan थीटा, ठीक। अभी काम करो, इसे डिफरेंशिएट कर दो, इसे डिफरेंशिएट कर दो। y का क्या हो जाएगा, dy, d तो कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन हो गई। tan थीटा का sec स्क्वायर थीटा d थीटा, ठीक ठीक। या सिंपल सा मतलब समझना, अगर इसमें कंफ्यूजन आ रही है तो सिंपल सा मैंने क्या किया है, बस ये d डिस्टेंस है, ये d क्या है, डिस्टेंस है, ठीक। और ये d क्या है, वो डिफरेंशिएशन वाला d, ठीक। कंफ्यूज मत होना, ये d को मैं ब्रैकेट में कर दे रहा हूं, ठीक। चलो देखो मैंने क्या किया, सिंपली ऐसे समझ लो, इस पूरे एक्सप्रेशन को थीटा के टर्म्स में डिफरेंशिएट कर दिया। किसके टर्म में, थीटा। तो dy बाई डी थीटा हो जाएगा, d कांस्टेंट अगर बाहर रहेगा, tan थीटा का क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा। तो dy बाई डी थीटा में से d थीटा मैंने उधर भेज दिया। यहां तक की बात समझ में आई ना। अब देखो ध्यान से, इन दोनों चीजों को सिंपली अपने ऊपर वाले एक्सप्रेशन में डालने की कोशिश करो। इलेक्ट्रिक फील्ड x डायरेक्शन में सिंपली समझना, इंटीग्रेशन के लैम्डा dy की वैल्यू क्या होगी, d sec स्क्वायर थीटा d थीटा, और ये cos थीटा अलग से था, डिवाइडेड बाय y स्क्वायर है ना यहाँ पे। अब y की वैल्यू तो क्या लिखी है, d tan थीटा। तो y स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये तो d स्क्वायर है प्लस d स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। y स्क्वायर क्या हो जाएगा, d स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। समझ में आया ना एक चीज। अब ध्यान से, लिमिट, अभी लिमिट के बिना मैं लिख रहा हूं आपको, लिमिट समझ में आ जाएगी कौन सी डालनी है, ठीक है। अभी समझना, लिमिट को अलग से समझाऊंगा, इसलिए अभी नहीं डालिए, सुनना ध्यान से। पहले बाकी बची कैलकुलेशन कर लेते हैं। क्या क्या चीजें को कांस्टेंट है उनको बाहर लेते हैं। के कांस्टेंट है, लैम्डा कांस्टेंट है, डी कांस्टेंट है, के लैम्डा डी, ठीक। नीचे नीचे भी डी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, ठीक। नीचे डी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, ऊपर क्या बचेगा, सेक स्क्वायर थीटा कॉस थीटा डी थीटा, डिवाइडेड बाय नीचे बचेगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। नीचे क्या बचेगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। समझ में आया ना, ये चीज बच रही है, ठीक। अब ध्यान से सुनना, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा तो क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा। तो ये sec स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा मैंने यहीं से काट दिया, ये सिंपली मैंने यहां से हटा दिया, ठीक। अब देखो आगे की इंटीग्रेशन समझते हैं, ये नोट कर लेना, फिर आगे का मैं बता रहा हूं, ठीक। चलो समझना ध्यान से। तो x डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड अपना क्या चल रहा है, यहां से। एक और चीज, यहां d है, यहां d स्क्वायर है, तो एक d और d स्क्वायर में से एक बचेगा, k लैम्डा बाय d, ठीक। इंटीग्रेशन cos थीटा d थीटा, cos थीटा d थीटा। अब वेरिएबल आपको समझ में आ रहा होगा, एंगल है, थीटा है, तो लिमिट भी यहां पे किसकी डालनी है, थीटा की। अब कहां से कहां लिमिट डालें समझना। ये अपना वायर था, ये पॉइंट था, ये अपनी लाइन थी डी, ये एंगल थीटा 1 था, ये एंगल थीटा 2 था, ठीक। ये डिस्टेंस डी थी। अब समझना ध्यान से, मैंने दोनों एंगल कहां से लिए, इस रेफरेंस लाइन से लिए, इस रेफरेंस, ये जो डी वाली डिस्टेंस है ना, ये वाली लाइन जो लाइन चार्ज को पॉइंट को ज्वाइन करे, यहां से एंगल लिए, यहां से ऊपर थीटा 1, यहां से नीचे थीटा 2।
अब इस लाइन से ऊपर जा रहे हैं तो ऐसे घूम रहे हैं, तो एंगल कौन सा ले रहे हैं, थीटा वन। इस लाइन से नीचे जा रहे हैं तो जिस डायरेक्शन में ऊपर घूमे, ऊपर मान लो क्लॉकवाइज घूम रहे, तो नीचे कैसे घूम रहे हैं, नीचे की तरफ एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। इस लाइन से थीटा टू की तरफ जाओगे तो थीटा टू की डायरेक्शन में घूमना है, तो ऐसे घूमना है। समझ में आया ना, नीचे वाले वायर की इस डी वाली डिस्टेंस से नीचे वाले वायर के हिस्से में घूमना है तो ऐसे घूमना है, और ऊपर घूमना है तो ऐसे क्लॉकवाइज, नीचे घूमना है तो एंटी क्लॉकवाइज। तो एक डायरेक्शन को तो नेगेटिव लेना पड़ेगा। अगर एक बार एंटी क्लॉकवाइज, एक बार क्लॉकवाइज घूम रहे, एक बार एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे, तो एक को तो नेगेटिव लेना पड़ेगा। ठीक, तो अपन क्या करते हैं, अपन ये वाले वायर को इतने सेक्शन, ये जो नीचे वाला सेक्शन है इसको नेगेटिव में ले लेते हैं, ऊपर वाले को पॉजिटिव में ले लेते हैं। मतलब अपनी रेफरेंस लाइन तो ये है ना डी वाली, इससे ऊपर वाले एंगल को अपन पॉजिटिव ले लें, इसके नीचे वाले एंगल को, सिंप्लिसिटी में समझने के लिए मैं आपको आसानी से बता रहा हूं, नीचे वाले एंगल को नेगेटिव ले लें। तो अब आप समझो, वायर का सबसे नीचे का हिस्सा ये वाला होगा, डी वाई लेंथ का सबसे नीचे वाला हिस्सा। ठीक, यहां ये वाला कितना एंगल बनाएगा इस डी वाली से, थीटा टू, लेकिन नेगेटिव में। तो लिमिट, लोअर लिमिट क्या होगी, माइनस थीटा टू, लोअर लिमिट क्या होगी, माइनस थीटा टू। ठीक, वायर का सबसे ऊपर वाला हिस्सा वो इस पॉइंट पे कितना एंगल बनाएगा, थीटा वन। ये वाला हिस्सा ये कितना बनाएगा, थीटा वन। तो अपर लिमिट क्या होगी, थीटा वन, अपर लिमिट क्या होगी, थीटा वन। क्या यहां तक की बात आपको समझ में आई? ठीक, चलो क्लियर है चीज। चलो अब आगे देखो, आगे पूरी मैथमेटिक्स इंटीग्रेशन करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड जो चल रहा है, के लैम्डा बाय डी कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा, लिमिट माइनस थीटा टू से थीटा वन। तो एक्स डायरेक्शन में सिंपली के लैम्डा बाय डी साइन थीटा वन माइनस, इसको हटा दो, साइन माइनस थीटा टू। ठीक, यहां तक की बात समझ में ना। अब साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। माइनस आगे आ जाएगा, मतलब ये माइनस एक और ऑलरेडी, तो सिंपली क्या हो जाएगा, प्लस का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट सिंपली क्या आ गया आपका, के लैम्डा बाय डी साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक, आने वाले लाइन चार्ज के और जो वेरिएशन है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है, बोर्ड के पर्पज से भी अच्छा खासा इंपॉर्टेंट। तो ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड का कौन सा कंपोनेंट आ गया था, एक्स वाला। एक्स वाले का मतलब था, ध्यान से समझ लेना, इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कंपोनेंट अभी अपन ने निकाला है जो कंपोनेंट इस वायर के परपेंडिकुलर आ रहा है। समझ में आई ना बात। अभी हमने इस वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कंपोनेंट निकाला है, वो कंपोनेंट निकालना है जो इस वायर के कैसा आ रहा है, परपेंडिकुलर। समझ में आई ना। अब दूसरा कंपोनेंट निकाल लेते हैं। दूसरा कंपोनेंट का इंटीग्रेशन मैं नहीं कर रहा हूं, इंटीग्रेशन एज इट इज आपको उतारना है। ठीक है, मैं डायरेक्टली अब वैल्यू लिख रहा हूं, समझना ध्यान से। ठीक, तो y डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो आ जाएगा सिंपली इंटीग्रेशन ऑफ डीई साइन थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ डीई साइन थीटा। सारी वैल्यूज वैसे ही डीई की डालोगे, थीटा का इंटीग्रेशन फिर से वही कहानी, माइनस थीटा टू से लेके थीटा वन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो y कंपोनेंट है, मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं यहां पे, वो आ जाता है आपका के लैम्डा बाय डी कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का y कंपोनेंट आ। अब इस पूरी चीज को कंक्लूड करें अपन, कंक्लूड करते हैं, सुनना ध्यान से। क्या कि ये अपना लाइन चार्ज था, ये सिंपली क्या था, लाइन चार्ज। ठीक, इस लाइन चार्ज से परपेंडिकुलर डिस्टेंस d पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था, प्रोवाइडेड दैट कि ये जो अपर एंड था ये एंगल बना रहा था थीटा वन, और इस लाइन चार्ज का ये वाला जो एंड था ये एंगल बना रहा था थीटा टू। ठीक, तो कंक्लूड क्या करना है अपन को, सिंपली कि इस लाइन चार्ज की वजह से, लाइन चार्ज की लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या थी, लैम्डा कूलम पर मीटर। ठीक, इस लाइन चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर, इस लाइन चार्ज से डी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट आएंगे। एक आएगा परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो कि सिंपली कितना आ जाएगा, के लैम्डा बाय डी साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू। ठीक,
दूसरा पर पैरेलल कंपोनेंट k लैम्डा बाय d cos थीटा 1 cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। समझ में है ना, k लैम्डा बाय d cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। ये चीज आपको समझ में आई, ठीक है, क्लियर। अब जो लास्ट चीज मैं इस फॉर्मूले में रखना, आपको ये वाला फॉर्मूला, ये फॉर्मूले दोनों आपको याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक। ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं सिंपली, पर पैरेलल और परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट ये पॉजिटिव चार्ज था, वायर पे अपन ने कैसा चार्ज माना था, पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज की वजह से कैसा था, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट को समझने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये पॉजिटिव चार्ज है, तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट अवे फ्रॉम द चार्ज आना ही था। अगर ये वायर पे नेगेटिव चार्ज होता तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट टुवर्ड्स द चार्ज आता। कैसा आता, टुवर्ड्स द चार्ज। ये परपेंडिकुलर की सिंपल सी कहानी। पैरेलल को समझ लेना। डी, अभी मैंने इस डायग्राम को देखते हुए मैंने कैसा लिया है, ठीक, मैंने ये लिया है यहां पे कि ये वाली जो डिस्टेंस है, अगर वायर का जो ये वाला हिस्सा है वो हिस्सा नीचे वाले हिस्से के कंपैरिजन में ज्यादा है। डायग्राम में ध्यान देना, इसकी लंबाई अगर 2 मीटर मानूं, इसकी लंबाई कितनी मान ली, मान लो 1 मीटर। तो इस लाइन से ऊपर का हिस्सा ज्यादा है और नीचे का हिस्सा कम है। तो ये पॉजिटिव वायर है पूरा का पूरा, तो पॉजिटिव वायर की वजह से आना तो कैसा ही अवे फ्रॉम इट, ठीक। लेकिन ऊपर चार्ज ज्यादा होने की वजह से और नीचे चार्ज कम होने की वजह से पैरेलल वाला जो कंपोनेंट है वो नीचे की तरफ आ रहा है। यहां चार्ज ज्यादा है, यहां चार्ज ज्यादा है, यहां चार्ज ज्यादा है। तो इतने से चार्ज की वजह से, इतने से चार्ज की वजह से अपन ने क्या देखा था, परपेंडिकुलर इधर, पैरेलल नीचे, ठीक, परपेंडिकुलर इधर, पैरेलल नीचे। तो और यहां पर अगर हिस्सा लेंगे, इधर छोटा सा चार्ज का हिस्सा लेते तो परपेंडिकुलर इधर आता, पैरेलल ऊपर आता। इस वायर के इतने से हिस्से की वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते तो कंपोनेंट परपेंडिकुलर इधर, पैरेलल ऊपर आता। लेकिन ऊपर ज्यादा चार्ज है, नीचे कम चार्ज है, इसलिए पैरेलल वाला कंपोनेंट नीचे की तरफ आएगा। नहीं याद आया, नहीं कुछ भी समझ में आया, अभी क्वेश्चन में आपको समझाऊंगा। आपको जो कंसेप्ट है वो क्वेश्चन में आपको समझा दूं। अभी आप सिंपली फॉर्मूला याद रखो कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट ये, पैरेलल कंपोनेंट ये, ठीक। सुनना ध्यान से। चलो अब इस पे बेस्ड हम छोटे छोटे से एग्जांपल्स देख लेते हैं। ये फॉर्मूला डेरिवेशन अच्छे से कराया है, ध्यान से समझ लेना इसको, ठीक है। चलो देखो, समझो एग्जाम्पल के तौर पे, एक एग्जाम्पल मैं यहां पे लेता हूं कि एक लाइन चार्ज है यहां पे, सिंपली यही एक लाइन चार्ज है। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है, इस पॉइंट पर, ठीक। ये वही डिस्टेंस दी है, ये एंगल है 60 डिग्री मान लो, और वायर का जो नीचे वाला एंड है उसने एंगल बनाया मान लो 30 डिग्री। वायर का जो नीचे वाला एंड है उसने एंगल बनाया है मान लो कितना, 30 डिग्री, ठीक। सुनो ध्यान से, वायर पॉजिटिवली चार्ज है और लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा कूलम पर मीटर। क्या यहां तक की बात समझ में आई? अब सुनना ध्यान से, वायर पे मैंने लीनियर चार्ज डेंसिटी या चार्ज सिंपली कैसा लिया है, पॉजिटिव। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट वायर की वजह से इधर ही आना है, इधर आ जाएगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। पैरेलल आप सोच के बताना, ठीक, पैरेलल आप सोच के बताना। समझना फिर से पैरेलल वाला कंसेप्ट। ये वायर है, ये डिस्टेंस दी है, वायर की लंबाई मैंने ऊपर ज्यादा ली है, नीचे कम ली है। यहां पर छोटा सा सेक्शन लिया dy लेंथ का, उतनी ही लेंथ पे यहां पर लिया dy लेंथ का। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा dE, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, नीचे वाले हिस्से की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा dE। इधर वाले कंपोनेंट दोनों के परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट दोनों के ऐड हो जाएंगे। दोनों के पैरेलल वाले कंपोनेंट, दोनों के पैरेलल वाले कंपोनेंट अपोजिट डायरेक्शन में आने की वजह से कैंसिल आउट हो जाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन में आने की वजह से कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक। तो ध्यान से समझना, दोनों यहां पे dy लेंथ का हिस्सा लिया, यहां पे dy लेंथ का हिस्सा, दोनों के पैरेलल कंपोनेंट मान लो बराबर है तो कैंसिल आउट हो गए, ठीक। नीचे का हिस्सा पूरा इतना, इस लाइन से नीचे dy के हिस्से लिए, इस लाइन से ऊपर dy के हिस्से लिए।
लाइन के ऊपर ज्यादा डीवाई के हिस्से आएंगे छोटे छोटे या नीचे? ऑब्वियस सी बात है, लाइन के ऊपर तार का ज्यादा हिस्सा है ना वायर का, तो ऊपर ज्यादा कंपोनेंट ले सकते हैं डीवाई डीवाई वाली लेंथ, नीचे थोड़े से कम आएंगे। यहां मान लो डीवाई 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 ऐसे 10 है, तो यहां डीवाई 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 ऐसे कितने, मान लो 6। ठीक, तो 6 ऊपर के 6 नीचे के कट जाएंगे, लेकिन ऊपर के 4 ज्यादा बच रहे ना, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का पैरेलल कंपोनेंट जो आएगा वो नीचे की तरफ आ जाएगा। सिंपल सा लॉजिक, ऊपर चार्ज ज्यादा है ना, पॉजिटिव है, तो अवे फ्रॉम द चार्ज ही आएगा, तो नीचे की तरफ आ जाएगा। क्लियर? तो पैरेलल कंपोनेंट कहां आया, नीचे की तरफ। ये पहचान है। अब तो फॉर्मूला सिंपली यही है कि दोनों में θ1 की वैल्यू कितनी होगी, 60 डिग्री, θ2 की वैल्यू हो गई 30 डिग्री। बस सिंपल सा लॉजिक। क्लियर? अब नेगेटिव चार्ज लेके एक बार करा देता हूं आपको। पहले पॉजिटिव में बराबर अगर हो एंगल तो एक बार ये भी देख लेते हैं। इक्वेटोरियल पॉइंट बोलते हैं, कई बार बाइसेक्टर भी बोलते हैं। जैसे ये एंगल 30 है, ये भी एंगल 30 डिग्री है, और ये लाइन चार्ज लैम्डा कूलम पर मीटर। अब बताओ मुझे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस दी है। अब बताओ क्या होगा, क्या होगा फटाफट से। सिर्फ और सिर्फ परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा इधर। θ1 की वैल्यू 30 डिग्री, θ2 की वैल्यू भी 30 डिग्री। परपेंडिकुलर वाले में तो क्या होता है, sin θ1 प्लस sin θ2 है, ऐड हो जाएंगे। लेकिन पैरेलल वाले में cos θ2 माइनस cos θ1 है फॉर्मूले में, तो पैरेलल कंपोनेंट सिंपली कैंसिल आउट हो जाएगा। और क्यों कैंसिल आउट हो रहा है, क्योंकि देखो ये एंगल 30 है, ये एंगल भी 30 है, मतलब इस लाइन से ऊपर जितना चार्ज है उतना ही नीचे है। तो ध्यान से देखो, ये पैरेलल वाले कंपोनेंट कट जाएंगे, सिर्फ परपेंडिकुलर वाला बचेगा। और कितना होगा, वैल्यू डाल दो सिंपली, समझ में आया ना, वैल्यू डाल दो सिंपली परपेंडिकुलर। k लैम्डा बाय डी sin 30 प्लस sin 30। ध्यान रखना sin θ1 प्लस sin θ2 है, sin θ1 प्लस θ2 नहीं है। तो 2k लैम्डा बाय डी sin 30, sin 30 कितना होता है, हाफ, तो k लैम्डा बाय डी। क्या बात यहां तक की समझ में आई? ठीक, अब नेगेटिव चार्ज वाला देख लेते हैं। देखो कैसे, यही वाला ले लेते हैं। मान लो ये अपना क्या था, लाइन चार्ज। चलो एक काम करते हैं, इस बार थोड़ा ऊपर ले लेते हैं। ये अपनी डिस्टेंस डी, ये एंगल है मान लो 30 डिग्री, और ये एंगल है मान लो 60 डिग्री, और ये वही परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी, और चार्ज है माइनस लैम्डा कूलम पर मीटर, माइनस लैम्डा कूलम पर मीटर। ठीक, मैग्नीट्यूड निकालने में कोई समझ नहीं है, सिंपली काम क्या हो गया, θ1 की वैल्यू 30 डिग्री हो गई, θ2 की वैल्यू 60 डिग्री हो गई। समझ में आई ना बात है, θ2 की वैल्यू 60 डिग्री हो गई। ई परपेंडिकुलर ई पैरेलल का फॉर्मूला आपको पता है। बस मैग्नीट्यूड में तो कोई दिक्कत, डायरेक्शन आप बताओ मुझे, डायरेक्शन आप सोचो। ये कैसा चार्ज है, नेगेटिव है ना। अब नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट कैसा आता है, टुवर्ड्स द चार्ज की अवे फ्रॉम द चार्ज, टुवर्ड्स द चार्ज की अवे फ्रॉम द चार्ज, टुवर्ड्स द चार्ज, नेगेटिव। ठीक, सुनना ध्यान से, फिर से छोटी सी बारीकी से ही एक्सप्लेन कर रहा हूं, जैसे ये चीज फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं, सुनना ध्यान से। अब ये डिस्टेंस डी है, एक डीवाई का हिस्सा यहां लिया, उसी के नीचे उतनी ही दूरी पर डीवाई का हिस्सा यहां लिया। ठीक, चलो ये हटा दें सिंपली। ये डीवाई डीवाई लेंथ पे जो चार्ज होगा वो नेगेटिव होगा, क्योंकि पूरा वायर ही नेगेटिवली चार्ज है। इस डीवाई की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा, डीई टुवर्ड्स द चार्ज। इस डीवाई की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही आएगा, डीई टुवर्ड्स द चार्ज। ठीक, अब इस डीई के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक तो वो जो वायर के पैरेलल जाएगा, एक तो वो जो वायर के पैरेलल जाएंगे, दूसरे वो जो वायर के परपेंडिकुलर जाएंगे, वायर के परपेंडिकुलर जाएंगे। तो डीई परपेंडिकुलर प्लस डीई परपेंडिकुलर। थोड़ा बड़ा बनाऊं क्या, कि एडजस्ट कर लोगे, कर लेना एडजस्ट। ठीक, देखो एडजस्ट कर लेना, रात को 2:30 बजे वीडियो बना रहा हूं अभी, तो तुम भी एडजस्ट करना। ठीक, डी परपेंडिकुलर। ठीक, अब ध्यान से देखो कौन से कंपोनेंट ऐड हो रहे हैं, डी परपेंडिकुलर वाले ऐड हो रहे हैं। तो एक चीज तो क्लियर हो गया कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट टुवर्ड द वायर आना है। अब पैरेलल की बात करें, किसकी बात करें, पैरेलल की। इस डीवाई की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का पैरेलल कंपोनेंट नीचे आएगा, नेगेटिव चार्ज था ना, नेगेटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डीई इधर आया था,
इस dy की वजह से de इधर आएगा, इस de का एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर है, एक पैरेलल, तो इस dy की वजह से ये नीचे वाला है, इस dy की वजह से ये ऊपर वाला है, दोनों कट जाएंगे, दोनों कट जाएंगे। लेकिन इस बार इस लाइन के, ये जो d वाली लाइन है ना, d लेंथ वाली, ये इस लाइन के नीचे ज्यादा चार्ज है, तो इधर पे इलेक्ट्रिक फील्ड का पैरेलल कंपोनेंट नेट किस डायरेक्शन में आएगा, समझे कि नहीं? डाउनवर्ड डायरेक्शन। किधर आएगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो अगर बेसिकली मैं इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन पूछूं तो इधर की तरफ आ जाएगा कौन सा? E परपेंडिकुलर, और नीचे की तरफ आ जाएगा E पैरेलल। बाकी फॉर्मूला दोनों का आपको पता ही है, k लैम्डा बाई डी साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू, k लैम्डा बाई डी कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा। तो ये सिंपल सा लॉजिक था अपना इसका फाइनाइट लाइन चार्ज का। फाइनाइट मतलब लंबाई, लेंथ फाइनाइट है, ठीक। अभी इनफाइनाइट वगैरह की भी बात करेंगे। इनफाइनाइट एक्चुअल में इनफाइनाइट नहीं होगा, उसका क्या मतलब होगा वो समझेंगे अभी, ठीक। वो भी आपके कोर्स में अच्छा खासा है, ठीक। देखो चलो, ये चीज समझ में आई ना? चलो देखो, अब हम देखते हैं, क्या देखते हैं, एक क्वेश्चन पहले तो मैं आपको दे रहा हूं, क्वेश्चन आपको दे रहा हूं कि 2 क्वेश्चन दे रहा हूं, सॉल्यूशन आप खुद पोस्ट करिएगा, नहीं आएगा तब कमेंट करिएगा, मैं समझाऊंगा, ठीक। चलो, एक स्क्वायर, एक वायर है, उसको स्क्वायर के फॉर्म में बना दिया, और लैम्डा कूलम पर मीटर हर सेक्शन की लीनियर चार्ज डेंसिटी है, कोई दिक्कत नहीं है। वायर की जो लेंथ है L है, स्क्वायर है, ठीक। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बताना है सेंटर पे, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बताना है कहां पर? सेंटर पर। कहां पर बताना है? सेंटर पे, ठीक। हिंट मैं दे रहा हूं, थीटा वन थीटा टू इस पॉइंट के लिए किसी भी वायर से 45-45 आ जाएंगे, थीटा वन थीटा टू दोनों 45-45 आ जाएंगे, ठीक। एक ये क्वेश्चन। दूसरे में वही स्क्वायर फ्रेम है, वही स्क्वायर फ्रेम है, 2 की लीनियर चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव है, लैम्डा कूलम पर मीटर, लैम्डा कूलम पर मीटर। 2 की उतनी ही है लेकिन नेगेटिव में है, लेकिन किसमें है? माइनस लैम्डा कूलम पर मीटर, माइनस लैम्डा कूलम पर मीटर, ठीक है। अब बताना है सेंटर पे मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये आपको बता। ये 2 क्वेश्चन बहुत सिंपल से, फिर से थीटा वन थीटा टू 45-45, लेकिन माइनस की वजह से टुवर्ड्स द चार्ज, पॉजिटिव की वजह से अवे फ्रॉम द चार्ज। कोई ज्यादा लॉजिक नहीं है, ये चीज समझ में आई तो आपको सिंपली समझ में आ जाएगा, सॉल्व एग्जांपल से ही आपको समझ में आ जाएगा, जो मैंने सॉल्व एग्जांपल अभी कराया है, ठीक है। चलो देखो, अब लाइन चार्ज पे ही हम उसके 2 स्पेशल केस देखते हैं। एक है इनफाइनाइट लाइन चार्ज, एक क्या है? इनफाइनाइट लाइन चार्ज, इनफाइनाइट लाइन चार्ज। इनफाइनाइट लाइन चार्ज का अगर मैं आपको अगर ऊपर जो हेडिंग डाली है उस हेडिंग से फील आ रहा होगा कि जो चार्ज है वो वायर पे इनफाइनाइट है, या वायर की जो लंबाई है वो इनफाइनाइट है। कुछ एक चीज है जो कि इनफाइनाइट है, ठीक। वायर सीधा बना है, नहीं भी बना, चलो काम चलना, ठीक है, ठीक ठीक। या तो वायर इनफाइनाइट है या वायर पे चार्ज इनफाइनाइट है, दोनों में से कुछ भी नहीं है, दोनों में से कुछ भी नहीं है, समझना ध्यान से। इस वायर पे लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा कूलम पर मीटर, इस वायर पे लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी है? लैम्डा कूलम पर मीटर। उस वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस d पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, समझना ध्यान से। जैसे ध्यान से समझना, जो वायर था
पहले जो अभी केस में हमने देखा था, उस वायर की लंबाई बोर्ड के इस एंड से लेकर इस एंड तक है। उस वायर की लंबाई बोर्ड के इस एंड से लेकर इस एंड तक है, और उस वायर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था जिस पॉइंट पे, वो पॉइंट यहाँ है, वो पॉइंट इधर है। ठीक, इस पॉइंट से वायर के इस एंड को जोड़ोगे तो ये एंगल θ1 हो गया। इस पॉइंट से वायर के इस एंड को जोड़ोगे तो ये एंगल θ1 हो जाएगा। इस एंड को जोड़ोगे तो नीचे वाला एंगल θ2 हो जाएगा। ठीक, चलो अब सुनो, अगर वो पॉइंट बिल्कुल 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 वायर के नजदीक ले आया, वायर ये बोर्ड में यहां से यहां तक है, मैं पॉइंट बिल्कुल नजदीक ले आया, बिल्कुल इधर है, बोर्ड के बिल्कुल नजदीक है, ये वायर है, पॉइंट अभी इधर था जहां पे अभी हमने पूरी गणित पढ़ी। अब पॉइंट खिसकाते मैं यहां ले आया, बिल्कुल इधर, बिल्कुल नजदीक ले आया, इतनी डिस्टेंस, इतनी। तो अब इस पॉइंट से वायर के इस एंड को जोड़ना है, ऊपर वाले को, तो एंगल लगभग कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। मेरी बात समझना क्या है, अप्रोक्सीमेशन क्या है? अप्रोक्सीमेशन ये है कि वायर के लीनियर डायमेंशन यानी कि लेंथ के कंपैरिजन में वो डिस्टेंस बहुत छोटी है जिस डिस्टेंस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। मतलब ये जो पॉइंट है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वो वायर के बहुत ही नजदीक है, वायर की लंबाई के कंपैरिजन। ठीक, तो इस पॉइंट पे मान लो चींटी, सिंपली छोटी सी चींटी, इंसेक्ट है, उसको इस एंड को देखना है तो भैया पूरी आंखें ऊपर तक मोड़नी पड़ेगी, उसको वायर का ये एंड दिखाई नहीं देगा, उसको ऐसा लगेगा बहुत ऊपर तक गया है। फिर वो नीचे वाले एंड को देखना चाहेगी तो उसे क्या नजर आएगा कि ये वाला एंड भी बहुत नीचे तक गया है, तो उसके लिए वायर की लंबाई कितनी हो जाएगी, इनफाइनाइट। एक्चुअली में वायर की लंबाई इनफाइनाइट नहीं है, वो डिपेंड कर रहा है। इनफाइनाइट शब्द का मतलब ये है कि आप कौन से पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहे हो, उस पॉइंट पर सारी चीजें डिपेंड कर रही हैं। तो वायर एक्चुअल में इनफाइनाइट लेंथ का नहीं है, दिमाग से निकाल देना। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है d, ये वायर की लंबाई के कंपैरिजन में बहुत छोटी है, इसीलिए वायर वहां पर कोई खड़ा होकर देख रहा है वायर को तो इन्फिनिटी पे जाके वो देख रहा है। समझ में आई ना बात है? ठीक, चलो, जैसे आप खुद ही देखते हो ना, या किसी बिल्डिंग को दूर से देखते हो तो आपको लगता है अरे ये तो इतनी छोटी सी है, फिर नजदीक जाते हो वो बिल्डिंग बड़ी सी दिखने लगती है। तो वही कहानी, समझ में आया ना? ठीक, तो ऐसे केस में यहां d डिस्टेंस से ऊपर तक इस पॉइंट से वायर के इस एंड को जोड़ना चाहोगे, ये वायर इन्फिनिटी तक गया है, अब समझने के लिए समझना। ठीक, ये वायर इन्फिनिटी तक गया है। ठीक, तो इस पॉइंट से वायर को जोड़ना है तो कभी जोड़ ही नहीं पाओगे, पैरेलल लाइन जाएगी, तो θ1 की वैल्यू हो गई 90 डिग्री। वायर को ऐसे यहां से एंगल लेते ना तो ऐसे पैरेलल लाइन जाएगी तो ये एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। सिमिलरली नीचे वाला एंड भी कभी नहीं मिलेगा, तो θ2 की भी वैल्यू कितनी होगी, 90 डिग्री। θ2 की भी वैल्यू कितनी होगी, 90 डिग्री। तो यहां पे एक चीज समझ में आई, दोनों एंगल 90 डिग्री है, सेम एंगल है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का सिर्फ एक कंपोनेंट मिलेगा, वो भी कौन सा, परपेंडिकुलर। कौन सा मिलेगा, परपेंडिकुलर। तो कितना मिलेगा, k लैम्डा बाय d साइन 90 प्लस साइन 90। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना हो गया, 2k लैम्डा बाय d। और परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या, ये तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि पैरेलल तो होगा ही नहीं। पैरेलल कितना होगा, 0। तो यानी कि इनफाइनाइट वायर की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड या सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 2k लैम्डा बाय d। 2k लैम्डा बाय d। इस 2k लैम्डा बाय d इनफाइनाइट लाइन चार्ज पे बहुत क्वेश्चंस आए अभी तक, इतिहास में बहुत क्वेश्चंस आए, आदिकाल से चले आ रहे हैं इस पे क्वेश्चंस। समझ में आया ना, जब सृष्टि का निर्माण हुआ था तब से इस पे क्वेश्चन चले आ रहे हैं, मान के चलो, सही में, ठीक है। तो 2k लैम्डा बाय d पैरेलल होगा नहीं, तो इनफाइनाइट लाइन चार्ज की वजह से अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे तो कितना होगा, 2k लैम्डा बाय d। ठीक, अब पॉजिटिव चार्ज है इसलिए अवे फ्रॉम इट, और अगर नेगेटिव होता तो टुवर्ड्स इट, और सिर्फ परपेंडिकुलर होगा। बात एकदम फटाफट क्लियर है, ये चीज समझ में आया ना। चलो, इसी तरीके से सेमी इनफाइनाइट की वजह से देख लेते हैं। सेमी इनफाइनाइट की वजह से भी देखें, पहले ये सारी चीजें अपन खत्म कर लेते हैं, उसके बाद मिक्स करके मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा। सबके एप्लीकेशंस एक साथ में आप जोड़ेंगे। रिंग के ऊपर लाइन चार्ज रखा है, कुछ क्वेश्चन ऐसा भी होगा,
रिंग होगी उसके ऊपर लाइन चार्ज रख देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड या फोर्स सोर्स पूछेंगे। तो मैं एक बार सारे कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का आपको डेरिवेशन या सिंपली लॉजिक बता दूं, उसके बाद क्वेश्चन इकट्ठा कराऊंगा। तो अभी तो आप इस चीज को समझ लेना। एक बार बेसिक अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए, क्वेश्चन में नहीं फंसोगे कतई। ठीक, सेमी। अब चलो देख रहे हैं क्या, सेमी इनफाइनाइट वायर। अब ये पॉइंट क्या किया था, पहले पॉइंट इधर लिया था, इधर था, ये वायर था, पॉइंट इधर था। ठीक, फिर नजदीक ले आए, चीटी यहां आ गई थी। चीटी को ना ऊपर वाला एंड दिख रहा था ना नीचे वाला, इसलिए दोनों एंगल θ1 90, θ2 भी 90 हो गया था। चीटी यहां से चल के अब यहां नहीं गई, यहां से चल के यहां नहीं, वो यहां से चल के ना वायर के नीचे वाले एंड के जस्ट नजदीक आ गई, नीचे वाले एंड के जस्ट सामने। ये नीचे वाला एंड है वायर का, इसके जस्ट सामने आ गई। तो चीटी को सामने वाला एंड बिल्कुल सामने ही दिखाई देगा, सामने वाला एंड तो बिल्कुल अपने क्लियरली सामने ही दिखाई देगा। हाँ, ऊपर वाला पूछोगे उससे तो बेचारी क्या बोलेगी, अरे बहुत ऊपर है भैया, नहीं दिख रहा। तो θ1, ये एंगल θ1, उसको वायर का ये एंड कहां तक जाता हुआ दिखाई देगा, उस बेचारी से पूछोगे, बोलेगी इंफिनिटी तक। और पूछोगे ये वाला, तो बोले भैया ये तो सामने ही है। ठीक है, तो यानी कि उससे पूछोगे एंगल कितना है ऊपर वायर का, तो बोली गर्दन उठा के बोलेगी 90। सामने वाले को बोलेगी, जो एंड सामने उसको कितना बोलेगी, अरे बोलेगी इसको तो गर्दन उठाने नहीं पड़ रहा है भैया, इसको तो सामने से दिख रहा था, सामने से कितना θ2 0 डिग्री, समझे ना, कितना 0 डिग्री। तो सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी जाए तो सेमी इनफाइनाइट वायर शब्द का मतलब क्या है, पहले तो कि आप जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो वो उस लाइन चार्ज के पहली बात तो जस्ट सामने है, जस्ट सामने है, और जो दूसरा एंड है वो उसके लिए इंफिनिटी तक गया होगा। क्यों गया होगा, क्योंकि वो पॉइंट जो है वो वायर के बहुत नजदीक है एज कंपेयर टू द लेंथ ऑफ वायर। वायर की लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा कूलम पर मीटर। तो इस पॉइंट के लिए ये वायर जो है जिसका एक एंड उस पॉइंट के जस्ट सामने है, कैसे बिहेव करेगा, सिंपली इस पॉइंट के लिए कैसे बिहेव करेगा, वो सेमी इनफाइनाइट वायर। ठीक, चलो अब यहां से एंगल मेजर करते, डी से ऊपर जाते थे ना तो θ1 मिलता था। डी से ऊपर कितना जाना है उस वायर को इंफिनिटी पे मिलने के लिए, 90 डिग्री। तो θ1 की वैल्यू तो हो गई 90 डिग्री। अब डी से नीचे कितना जाए वायर के दूसरे एंड को पकड़ने के लिए, अरे जानी नहीं है ना यार, सामने ही तो है, पकड़ लो। तो θ2 की वैल्यू कितनी हो गई, 0 डिग्री। कितनी हो गई, 0 डिग्री। अब दो कंपोनेंट पॉजिटिव चार्ज है तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट इधर आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज पूरा ऊपर है, पूरा ऊपर, तो पैरेलल इधर आ जाएगा, ई पैरेलल। कितना होगा, k लैम्डा बाय डी साइन 90 प्लस साइन 0 पैरेलल k लैम्डा बाय डी कॉस 0 माइनस कॉस 90। ठीक, k लैम्डा बाय डी साइन 90 प्लस साइन 0, k लैम्डा बाय डी कॉस 0 माइनस कॉस 90। क्या यहां तक की कहानी समझ में आई, क्लियर है ना चीज। ठीक, तो मैं ऊपर ड्रॉ कर दे रहा हूं, यहां कर दे रहा हूं। ठीक, तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना आया, परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना आया, k लैम्डा बाय डी। क्यों आया, क्यों k लैम्डा बाय डी आया, क्योंकि अपन ने पिछले जन्म में ये पढ़ा था कि साइन 0 0 होता है, साइन 90 1 होता है। ठीक, पैरेलल कंपोनेंट नीचे की तरफ आ गया, पैरेलल नीचे क्यों आया, k लैम्डा बाय डी आएगा पहले तो, k लैम्डा बाय डी। क्यों k लैम्डा बाय डी आया, क्योंकि अपन ने उससे भी पिछले जन्म में पढ़ा था cos 0 1 होता है, cos 90 0 होता है। क्लियर है ना चीज। तो सिंपली सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड के दोनों कंपोनेंट आएंगे, परपेंडिकुलर और पैरेलल दोनों बराबर आएंगे, k लैम्डा बाय डी, k लैम्डा बाय डी। क्लियर। वहीं अगर ये नेगेटिव चार्ज होता तो कहानी क्या हो जाती, इस वायर पे चार्ज नेगेटिव होता, परपेंडिकुलर टुवर्ड्स द वायर आ जाना, पैरेलल ऊपर आ जाता, क्योंकि नेगेटिव चार्ज होता तो वो खींचता, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता वो उसकी तरफ होता, तो पैरेलल कंपोनेंट ऊपर की तरफ आ जाता, परपेंडिकुलर इधर आ जाता। क्लियर। ठीक है, तो सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से दोनों कंपोनेंट आएंगे, बराबर आएंगे। कोई पूछे तो कि दोनों कंपोनेंट आ रहा है तो नेट भी आ जाएगा, और नेट कितना आएगा, तो नेट कितना आएगा, परपेंडिकुलर, दोनों परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे है ना, तो अपन को क्या वेक्टर रिजल्टेंट निकालना आता है क्या, कैसे निकालते हैं, दोनों परपेंडिकुलर, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो नेट कितना आ जाएगा, रूट 2k लैम्डा बाय डी, मैग्नीट्यूड। ठीक, रूट 2k लैम्डा बाय डी। तो ये अपनी कहानी किस चीज की थी, लाइन चार्ज की। अब लाइन चार्ज पे कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, कैसे कैसे वेरिएशंस आते हैं, वो मैं कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पहले सबके डेरिवेशन और कंसेप्ट आपको सिखा दूं, उसके बाद में सबके मिक्स करके आपको क्वेश्चंस एक अलग से लेक्चर और क्वेश्चंस के लिए बनाऊंगा मैं। ठीक है ना, नीट जेई दोनों के लिए क्या वेरिएशंस आए हैं, कैसे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हैं, वो सारे मैं अपने कवर करूंगा क्वेश्चंस के लिए लेक्चर अलग से। क्लियर है ना। एक बार चलो, ये अपना क्या था, सिंपली स्ट्रेट वायर था जिसपे चार्ज दिया था। अब नेक्स्ट लेक्चर में अपन किसको देखेंगे, रिंग को।
ये वायर सीधा था, ये वायर सीधा था, अगर ये वायर फ्लेक्सिबल होता और ऐसे मोड़ देता, ऐसे मोड़ के इस एंड को इस एंड से जोड़ देता, तो ये क्या बन जाता, क्या बन जाता, रिंग, क्या बन जाता, रिंग। ठीक है, समझ में आया ना ये चीज। ठीक, तो जैसे अपन ने फाइनाइट लाइन चार्ज का जो फॉर्मूला पढ़ा था, k लैम्डा बाई डी sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2, k लैम्डा बाई डी cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1, उसकी मदद से अपन ने दोनों वेरिएशन देखनी है, इनफाइनाइट लाइन चार्ज, सेमी इनफाइनाइट। इसी तरीके से रिंग का मैं एक फॉर्मूला सिंपली एक्सिस पे कितना होता है वो बनाऊंगा, और किसी भी सर्कुलर आर्क की वजह से उसके सेंटर पे कितना होता है वो डिराइव करेंगे, उसके बाद फिर कैसा भी क्वेश्चन आए सर्कुलर आर्क रिंग वगैरह का अपन बिल्कुल फोड़ देंगे। क्लियर है ना ये चीज। चलिए ठीक है, चलो।